नमस्कार साथियों, सबका स्वागत है YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत का भूगोल, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो आज का बिंदु रहने वाला है, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। भारत भौतिक विभाजन। इसकी आज के क्लास में अपनी चर्चा रहेगी भारत के भौतिक विभाजन की। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पुटअप किए जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों का आज हम यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं, उनकी चर्चा पर ध्यान दें। तो भारत, सबसे पहली बात, भारत क्या है? भारत एक उपमहाद्वीप है। भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उपमहाद्वीप कहने के पीछे का जो कारण है कि भारतीय भूमि को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये इसलिए है कि इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर इसको एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, ये दोनों मिलकर भारत को एक विशिष्ट स्थिति, ये दोनों इसको विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं। इस कारण भारत को क्या कहा जाता है? एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब भौतिक विभाजन, इस भौतिक विभाजन का जो अध्ययन किया जाता है, भौतिक विभाजन का जो अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर भौतिक विभाजन का जो अध्ययन किया जाएगा, वो किया जाएगा रिलीफ्स के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। और उच्चावच की दृष्टि से अगर हम देखें तो चार मुख्य भागों में बांटा गया है। उच्चावचों को चार मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पहाड़ी भाग, दूसरा इसके अंतर्गत आ जाता है पर्वतीय भाग, तीसरा पठारी भाग और चौथा मैदानी भाग। चौथा आ जाएगा इसमें मैदानी भाग। इनके हम प्रतिशत की बात करें तो पहाड़ी भाग का जो प्रतिशत है, पहाड़ी यहां पर उच्चावच के आधार पर चार भागों में बांटा गया है और चार भाग जो हैं उच्चावच के आधार पर पहाड़ी, पर्वतीय, पठारी और मैदानी। इनके प्रतिशत की बात करें तो पहाड़ी भाग है 10.6%, पर्वतीय भाग की बात करें तो 18.5%, फिर पठारी भाग है 27.7% और 43.2% भाग आता है मैदानी भाग के अंतर्गत। ये इनका प्रतिशत है। पहाड़ी भाग 10.6, पर्वतीय 18.5, पठारी भाग 27.7 है और मैदानी भाग है वो 43.2। तो उच्चावचों की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक विस्तृत भूभाग कौन सा है? मैदानी भाग। और इन्हीं चार भागों के आधार पर, उच्चावच के आधार पर चार भाग किए गए हैं, उसी के आधार पर भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है। और भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो भाग किए गए हैं, वे भाग कौन कौन से हैं? इसके भाग कौन कौन से हैं? देखो, पहला आ जाएगा हिमालयन उच्च भूमि, हिमालय उच्च भूमि, हिमालय उच्च भूमि। दूसरा है इसमें गंगा का मैदान या उत्तर का विस्तृत मैदान। तीसरा इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग। चौथा इसके अंतर्गत जो आएगा वो रहेगा इसमें तटीय प्रदेश। पांचवा जो आएगा वो आ जाता है इसमें द्वीप।
और छठवां जो आएगा मरुभूमि। ये मुख्य रूप से इसके भौतिक विभाजन में देखें तो 6 मुख्य भाग हैं। हिमालयन उच्चभूमि, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भाग, तटीय प्रदेश, द्वीप और मरुभूमि। एसपी बनर्जी और चटर्जी के द्वारा जो विभाग किए गए हैं वो किए गए हैं मात्र 4। चटर्जी ने भारतीय भूभाग को बांटा है सिर्फ 4 भौतिक विभागों में, जिसमें हिमालयन उच्चभूमि, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आ गए हैं, प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत ये आ गए हैं, और मरुभूमि ये उन्होंने 4 भाग बताए हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये एक आजकल अप्रासंगिक प्रश्न बन गया है कि कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, क्योंकि 11th-12th की बुक में इसको अलग भौतिक विभाग दर्शाए गए हैं, किसी और बुक में आप देखेंगे तो 5 मिलेंगे, चटर्जी के द्वारा 4 बताए गए हैं। तो ये एक अप्रासंगिक सा प्रश्न बन गया है। प्रश्न यहां से पूछे, इनके संख्या पूछने के बजाय इसके अंदर की जो विशेषताएं हैं, भूमि की विशेषताएं क्या है, गंगा का मैदान की विशेषताएं क्या है, यहां से आजकल प्रश्न बनने लगे हैं। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे हिमालयन उच्च भूमि का। हिमालयन उच्च भूमि, इसका अध्ययन सबसे पहले भौतिक विभाग के तौर पर हम करेंगे। तो हिमालय उच्च भूमि, ध्यान दीजिए, हिमालय अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें हिमालय को, तो प्रायद्वीपीय भाग के बाद दूसरा प्राचीन क्षेत्र है ये। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन भाग पूछा जाए तो कौन सा आएगा? प्रायद्वीपीय भाग। अगर इन भौतिक विभागों में से पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले उद्भव किसका हुआ था, तो हुआ था प्रायद्वीपीय भाग का। और संरचना की दृष्टि से हिमालयन उच्च भूमि को देखें तो प्रायद्वीप के बाद दूसरी सबसे प्राचीनतम तो रहेगी, जो प्राचीनतम है वो तो रहेगा प्रायद्वीपीय भाग, उसके बाद हिमालयन उच्च भूमि दूसरे नंबर पर। और अगर हम नवीनतम की बात करें तो गंगा का मैदान है वो नवीनतम संरचना है। भारतीय भूभाग की नवीनतम संरचना की बात करें तो वो कौन सा है? गंगा का मैदान। अब संरचना की दृष्टि से देखा कि प्रायद्वीप के बाद दूसरी सबसे प्राचीन है हिमालयन उच्च भूमि, और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? इसका विस्तार है। आगे बढ़े तो हिमालयन उच्च भूमि जो है इसका देखिए 4 मुख्य भाग है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे नीचे आता है शिवालिक, और शिवालिक के बाद आ जाता है गंगा का मैदान। इनको कैसे देखेंगे? एक बार यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद संरचना, हिमालयन उच्च भूमि की संरचना हम एक मानचित्र या रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो ये मुख्य भूमि। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये है तिब्बत का पठार। ये क्या है? तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार। उसके बाद यहां आता है अपना ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद स्थिति आएगी वृहद हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद स्थिति रहेगी वृहद हिमालय की। उसके बाद मध्य हिमालय, ये आ गया अपना मध्य हिमालय। उसके बाद शिवालिक, उसके बाद स्थिति आएगी शिवालिक की, और शिवालिक के बाद आ जाएगा मैदान। शिवालिक के बाद क्या आ जाएगा? मैदान। ये स्थिति है। सबसे पहले तिब्बत का पठार,
तिब्बत के पठार के बाद शुरू होता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक और उसके बाद आ जाता है मैदान। सबसे पहले हिमालय, हिमालय का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो हिमालय की जो संरचना है उत्तर से लेकर दक्षिण की, सबसे पहले तिब्बत का पठार, उसके बाद ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और शिवालिक से नीचे अपना शुरू हो जाता है मैदान। तो हिमालय अगर इसका लंबवत और क्षैतिज वितरण हम देखें, लंबवत और क्षैतिज वितरण अगर हम देखेंगे तो लंबवत में तिब्बत के पठार से लेकर और शिवालिक तक, तिब्बत पठार से शिवालिक तक इसका विस्तार है। और क्षैतिज रूप में देखें तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर में इसका विस्तार माना जाता है। यहां नंगा पर्वत से लेकर और एक तलवार के रूप में इसका विस्तार नामचा बरवा तक, यहां नंगा पर्वत और उसके बाद में यहां नामचा बरवा तक इसका विस्तार माना जाता है। अब हिमालय की बात करें तो हिमालय में सबसे पहले ऊपर कौन सा है? सबसे पहले जो आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। सबसे पहला कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलेंगे बाहरी हिमालय। ट्रांस हिमालय को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे बाहरी हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? जो वृहद हिमालय है उसके उत्तर में इसकी स्थिति है। ट्रांस हिमालय की स्थिति कहां पर है? वृहद हिमालय के भी उत्तर में। और ट्रांस हिमालय जो भारत में दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ जम्मू और लद्दाख, जम्मू और लद्दाख में ही यह दिखाई देता है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको अपन बोलते हैं, इसमें जो देखो ट्रांस हिमालय जम्मू और लद्दाख में दिखाई देता है। सबसे ऊंची चोटी जो भारत की बोली जाती है K2, या जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611। वो यहीं पर इसी ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी जो कि POK के अंतर्गत आती है, वहां पर है ये K2 चोटी। देखिए मैप के माध्यम से, ये जो भारत का सबसे उत्तरी भाग है, ये वाला भाग जो सबसे उत्तरी भाग है, यहां पर इसके दो भाग करें अपन ट्रांस हिमालय के, तो ये पश्चिमी भाग वाला और ये पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग है वो है POK, पश्चिमी भाग है वो कौन सा है? POK। और जो ये पूर्वी भाग है इसका वो कहलाता है अक्साई चीन। तो POK या ट्रांस हिमालय का जो सबसे पूर्वी भाग है वो तो कहलाता है अक्साई चीन और पश्चिमी भाग कहलाता है POK। यहां पर ध्यान दीजिए, पाक के साथ जो ये POK की जो लाइन है इसको बोला जाता है LOC। इसको क्या बोला जाता है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चीन वाली जो रेखा है, ये वाली अक्साई चीन वाली जो रेखा है, इसको बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाक के साथ लगती है। इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? LAC। LAC का जो फुल फॉर्म है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहीं पर इस POK और अक्साई चीन के बीच यहाँ जो भाग है
वो है सियाचिन ग्लेशियर। ये वाला भाग जो है वो कौन है? सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। ये इन्हीं पर पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन के बीच वाला जो भाग है वो कहलाता है अक्साई चीन। तो यहीं पर इसी के पास जो 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो है कराकोरम, कराकोरम से नीचे आ जाता है लद्दाख, और उसके नीचे आ जाती है जास्कर श्रेणी। बहुत बार परीक्षा में, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आने वाली 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कराकोरम सबसे उत्तरी भाग में, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद आता है अपना जास्कर। तो कराकोरम श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, तो कराकोरम श्रेणी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पीओके के अंतर्गत आती है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी कराकोरम श्रेणी में ही है। और कराकोरम श्रेणी की ही बात करें तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, इसी की अगर हम बात करें कराकोरम श्रेणी की ही, तो प्राचीन भारत में जो एक मार्ग हुआ करता था, सिल्क रूट, रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं सिल्क रूट या रेशम मार्ग, वो इसी कराकोरम श्रेणी से होकर गुजरता था। पाक से जो चाइना जाता था वो इसी कराकोरम श्रेणी से होकर सिल्क रूट, रेशम मार्ग गुजरता था। अगर हम बात करें इस कराकोरम श्रेणी की भारतीय भाग की सबसे ऊंची चोटी की, ये तो जो सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो स्थित कहां पर है? पीओके में। लेकिन हम बात करें भारत के भूभाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहां पर, तो वो आएगी गार ब्रेशम, गासेर ब्रह्म। ये भारतीय भूभाग की सबसे ऊंची चोटी आएगी, भारतीय भूभाग की सबसे ऊंची चोटी। गासेर ब्रह्म जो कराकोरम की सबसे, भारतीय भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8068 मीटर, 8068 मीटर गासेर ब्रह्म। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय भूभाग की कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तर रहेगा गासेर ब्रह्म। प्रश्न ऐसे आए कि कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आ जाएगी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी 8611 मीटर ऊंचाई है। इस कराकोरम श्रेणी के नीचे की बात करें अब, तो वहां पर आती है लद्दाख श्रेणी। कराकोरम श्रेणी के नीचे क्या आती है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की बात करें अपन, लद्दाख श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये कराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है वो कहां पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी की बात करें तो वो कहां पर स्थित है? कराकोरम के दक्षिण में। यह है सिंधु नदी के उत्तर में, इसकी स्थिति कहां है? सिंधु नदी के उत्तर में समानांतर, समानांतर स्थिति है किसकी? लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी में एक और महत्वपूर्ण बात कि इस लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है राकापोशी। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? राकापोशी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7788 मीटर, 7788 मीटर। तो लद्दाख श्रेणी कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के उत्तर में, कराकोरम के दक्षिण में। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राकापोशी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है, फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा, जो इस लद्दाख श्रेणी का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। और लद्दाख के बाद तीसरे नंबर पर आती है अपनी
जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी की स्थिति क्या रहेगी? लद्दाख के श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के यह है दक्षिण में स्थित है जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी सिंधु नदी के उत्तर में थी और जास्कर श्रेणी है वो सिंधु नदी के दक्षिण में। तो सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित। यहां पर एक प्रश्न और निकलकर अपने सामने आता है कि सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो सिंधु नदी की जो घाटी है वो कहां स्थित है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच। सिंधु नदी की जो घाटी है वो कहां पर है? लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी की घाटी या सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी की बात करें अपन, जास्कर श्रेणी की है वो सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। और सॉरी, यहां पर ध्यान दीजिए, जास्कर श्रेणी का जो दर्रा है वो है फोटुला दर्रा। यहां लद्दाख श्रेणी का जो दर्रा था, लद्दाख श्रेणी में जो दर्रा आएगा वो आएगा खारदुंगला, खारदुंगला। ये दर्रा कहां पर है? लद्दाख श्रेणी में। और विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में शामिल है ये, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में ये शामिल है। कौन सा? खारदुंगला। जबकि ये फोटुला जो दर्रा है वो कहां पर स्थित है? जास्कर श्रेणी में ही, जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। कौन सा? फोटुला दर्रा। जबकि लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? खारदुंगला, जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में शामिल है। और इस जास्कर श्रेणी की बात करें तो यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो जास्कर ही है, या जिसको नून भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई है 7135 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7135 मीटर। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी 7788 मीटर। यहाँ का जो दर्रा है वो खारदुंगला दर्रा है, जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में शामिल होता है। सिंधु नदी के उत्तर में समानांतर इसकी स्थिति है, जबकि जास्कर श्रेणी की स्थिति सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ जो दर्रा स्थित है वो फोटुला दर्रा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो जास्कर या नून है, जिसकी ऊंचाई है 7135 मीटर। तो ये थी ट्रांस हिमालय के बारे में मुख्य बातें। थोड़ा सा एक बार यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय का नाम है बाहरी हिमालय। जम्मू और लद्दाख में ही ये भारत में दिखाई देती है। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, पीओके की बात करें, तो इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो K2 या जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगर भारतीय भूमि की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गासेर ब्रह्म है, जिसकी ऊंचाई 8068 मीटर है। ये स्थिति है ट्रांस हिमालय वाली। तो इसका जो पश्चिमी भाग है वो पीओके कहलाता है और पूर्वी भाग है वो अक्साई चीन कहलाता है। दोनों के बीच में सियाचिन स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है, युद्ध स्थल है। और पीओके की जो लाइन है उसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जबकि अक्साई चीन के साथ जो लाइन लगती है उसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम चले, पर्वत श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले उत्तर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। लद्दाख और जास्कर की ये मुख्य बातें हैं। इसका विभाजन अगर हम देखें तो सबसे पहले तिब्बत का पठार, उसके बाद ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आता है अपना वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक, और शिवालिक से नीचे आ जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। धन्यवाद साथियों, आज के टॉपिक में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।